खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैं जारी रखता हूं पाकिस्तान कैसे बना, जो जाहिद चौधरी साहब की 2 वॉल्यूम किताब है और जिसमें मुरतब करने में हसन जाफ़र जैदी साहब ने उनको असिस्ट किया। उस पे जो मेरा तनकीदी पोजीशन है उसको मज़ीद आगे लेके जाने की। अ, मेरा मतलब है कि जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो फिर जैदी साहब ने और शहजाद चौधरी साहब ने जो डिस्कशन की उसमें कई चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट की गई। अब मैं 2 आइटम्स आज डिस्कस करना चाहता हूँ। 1936 का, 37 नहीं, नेहरू की जो डेक्लेरेशन है जिम्मेदारी पे, और कि इंडिया को हम एक सोशलिस्ट इकॉनमी बनाएंगे सोवियत यूनियन के इमेज में, एक ये। और दूसरा जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, हाँ जी, उन्होंने मुसलमानों को ख़ास तौर पे टारगेट किया। ये 2 आइटम्स को मैं आज टच करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात लास्ट वीडियो में हो रही थी हिंदू बुर्जुआजी एंड सो ऑन। अब हम इसको मज़ीद रिफाइन करते हैं मार्क्सिस्ट तरीके से, टू लुक एट द सिचुएशन। देखें, मार्क्सिस्ट जो डिस्कशंस हुई, ख़ास तौर पे माओ ज़ेडुंग ने जो इस पे बात की, वो ये थी कि एक नेशनल बुर्जुआजी होती है, एक कॉम्प्रेडर बुर्जुआजी होती है। क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी था तो यहाँ पे नेशनल बुर्जुआजी जो है वो यही टाटा, बिरला, गोदरेज और लोग थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश कलोनियलिज्म ख़त्म हो, और फिर वो मार्केट जिसकी मोनोपली है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए। आपको पता है उन्होंने हिंदुस्तान में इंडस्ट्री लगने नहीं दी, जो लगी भी उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया, तो उसका ख़ात्मा हो जाए और फिर हिंदुस्तान में एक वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक जो उनका मॉडल है उसको फॉलो किया जाए। और कांग्रेस के अंदर हम 2 विंग्स का जिक्र कर सकते हैं। एक लेफ्ट विंग जो एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कलोनियल था और प्रो सोवियत था, और एक जो फ्रीडम ऑफ इंडिया चाहता था, नॉट मोर देन दैट, एंटी सोशलिस्ट भी था। मैंने ये पूरा अपनी किताब में, जिना वाली किताब में, इसका पूरा, आई हैव नॉट ट्राइड टू हाइड एनीथिंग, एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड, ताकि रीडर जो है इंसाफ के बुनियाद पे अपना मौक़िफ़ बना ले। 1936 से पहले, हाँ, 1936 में सबसे पहले अप्रैल में ये जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले हिंदुस्तान में हम एक ज़िम्मेदारी ख़त्म करेंगे, हम इस्तेसाल ख़त्म करेंगे जनरली, और यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियाज़ को लेके हम आगे चलेंगे हिंदुस्तान को बैकवर्डनेस से आज़ाद कराने के लिए। इसके बाद वहाँ पे कांग्रेस का इजलास हुआ, एनुअल जो होता था, और नेहरू एट दैट टाइम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। नेहरू ने अपने बयान में क्लियरली कहा है, और मैंने उसको कोट भी किया है, आप किताब के अंदर पढ़ें, कि आने वाले फ्री इंडिया के अंदर हम ये जो है ज़िम्मेदारी सिस्टम ख़त्म करेंगे, जो किसान है उसके राइट्स को मजबूत करेंगे, हाँ जी, और इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द एक्सपीरियंस ऑफ द सोवियत मॉडल ऑफ बिल्डिंग सोशलिज्म। उसकी वजह यह थी कि नेहरू ने इंटरनेशनली भी ब्रसल्स में हिस्सा लिया था, और जगह पे भी, जो एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस थी सारी दुनिया की, और वहाँ से ये आइडियाज़ आए थे।
और सोवियत यूनियन वाहिद उस ज़माने में मुल्क था जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स की सपोर्ट करता था। तो नेहरू की जब ये पोजीशन आई, इसके ऊपर जो राइट विंग था कांग्रेस का, सरदार पटेल, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, राजा गोपालाचारी, इन चारों ने रिज़ाइन कर दिया कि हम इंडिया की फ्रीडम में तो यकीन रखते हैं, लेकिन इसकी सोशलिस्ट जो आइडियाज़ हैं नेहरू के, हम इसके हक में नहीं हैं। तो गांधी ने फिर उनको परसुएड किया कि आप वापस आ जाएं, और 1937 में नेहरू की जो अगली एनुअल स्पीच है उसके अंदर उसने कहा है कि इमीडिएट हमारा जो एम है वो इंडिया की आज़ादी है और डेमोक्रेसी को बिल्ड करना है, लेकिन सोशलिज्म जो है वक्त के साथ हम बिल्ड करेंगे। क्योंकि ये एक पार्टी थी जिसमें हर किस्म की सोच थी, एक प्लेटफॉर्म था एंटी कॉलोनियल, फ्रीडम फॉर इंडिया, तो नेहरू को उसको टोन डाउन करना पड़ा। मैंने ये सारा वहाँ पे पेश किया है। जब ये हुआ तो 1937 में एक मेंबर पार्लियामेंट थे, एम अब्दुल्ला, पंजाब से। मैंने बाद में कोशिश की है पता करने की कि ये कौन साहब थे, लेकिन मैं ट्रेस नहीं कर सका। आई रहमान और वो जाफ़र जो हैं, उनकी किताब में ये जिन्ना वाली स्पीच जो है ना, पूरी कोटेड है, जो मैंने इस किताब में दी है। तो हुआ क्या था कि एम अब्दुल्ला ने कहा कि शरिया लॉ जो है प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होनी चाहिए हर किस्म की प्रॉपर्टी पे, इंक्लूडिंग लैंड। और ज़्यादातर लोगों के पास जो ओनरशिप थी वो लैंड की थी। बिजनेस में और इंडस्ट्री में बहुत थोड़े लोग थे, ख़ास तौर पे मुसलमान। जब ये उसने बिल पेश किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जिन्ना साहब ने खड़े होकर जो स्पीच की है वो मैंने आई रहमान साहब की किताब से ली है। और उसमें उन्होंने कहा है कि सर, हम तो ये बिल डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्योंकि 1935 एक्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर जो है वो तो प्रोविंशियल लिस्ट में है, तो सेंट्रल असेंबली में तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर सकते। जब उन्होंने ये किल किया तो ये पहला इशारा था लैंडेड जेंट्री की तरफ कि आई स्टैंड विद द लैंडेड जेंट्री। हाँ जी, ये आप याद रखें और प्लीज़ मेरी किताब को आप केयरफुली पढ़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि 1930, इसका जैदी साहब ने भी जिक्र किया है कि 1937 में जब लखनऊ में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ, तो जिन्ना साहब ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वेस्टर्न कपड़े छोड़ के अचकन में, और वो जो है कराकुली टोपी जो बाद में जिना कैप कहा जाता है, उसमें आए। वहाँ बहुत नारे लगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक मुस्लिम लीडर जो है प्रोमिनेंट हो रहा था। हाँ जी, तो वहाँ पे ये जिन्ना साहब की, मैं समझता हूँ सियासत के एतबार से वो सारे कांग्रेस के लीडर से ज़्यादा शार्प थे। उन्होंने वहाँ पे सर सिकंदर को, हु वाज आल्सो देयर, कन्विंस कर लिया। उधर मेरे ख्याल से फजलुल हक को भी कर लिया बंगाल में। बट डेफिनेटली हम पंजाब की बात करें कि आप देख लें, ये जो कांग्रेस का प्रोग्राम है सोशलिस्ट एंटी जिम्मेदारी, इसको हैंडल करना है तो कांग्रेस के इस जगरनॉट को, इस मूवमेंट को रोकने के लिए आप हमारे साथ आए। पंजाब के अंदर पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी का गढ़ था। ये 1923 में कायम हुई थी। सर फजले हुसैन इसके बानी थे। जब उन्होंने ये पार्टी बनाई थी तो हरियाणा से सर छोटू राम, वो भी साथ आ गए थे। इस पार्टी को रूरल इंटरेस्ट की पार्टी कहा जाता है, यानी शहरों में इसकी सपोर्ट कम थी। मिडिल क्लास की जो जैदी साहब ने बात की है, जो ये इकबाल और ये जो है मुसलमान, लेकिन जो लैंडेड जेंट्री थी और जो पेजेंट्री भी थी, यानी मिडिल पेजेंट और ये जो लोग हैं, वो इसके मेंबर थे पंजाब यूनिस्ट पार्टी के। और
सिख भी इसको सपोर्ट करते थे। सर सुंदर सिंह मजीठिया की सिख नेशनलिस्ट पार्टी भी इनके साथ थी। जो इनकी हुकूमतें बनी पहले इलेक्शन के बाद 1937 के इलेक्शन में, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख तीनों मिनिस्टर्स भी थे। ये पार्टी प्रो ब्रिटिश जरूर थी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पंजाब की यूनिटी में एंटी एंटी कम्युनल ये एक पार्टी थी, एंटी कम्युनल पार्टी थी। और ये पंजाब की यूनिटी में यकीन रखते थे। तो जो जिना सिकंदर पैक्ट है 1937 का, आई थिंक 37 ही है, यस 38 37 37 आई थिंक, उसमें ये फैसला हुआ कि पंजाब यूनिस्ट पार्टी के जितने मेंबर्स हैं वो पंजाब में नहीं, वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। पंजाब यूनिस्ट पार्टी जो लैंड जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि खिजर एक पिट्ठू था, ये था वो था, ये सारे जो हैं लैंडेड जेंट्री जो पंजाब यूनिस्ट पार्टी की थी, वो टेक्निकली मुस्लिम लीग के मेंबर भी बन गए। अग्रीमेंट ये थी कि कांग्रेस को सेंटर में रेजिस्ट करने के लिए यूनिस्ट पार्टी के जो मेंबर हैं मुसलमान, वो मुस्लिम लीग के मेंबर गिने जाएंगे। लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब यूनिस्ट पार्टी की जो इंटर कम्युनल वो है ना हारमोनी, उसको मुस्लिम लीग डिस्टर्ब नहीं करेगी। हैंड्स ऑफ वाली बात है। सर फजले हुसैन ने भी कहा था हैंड्स ऑफ टू मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस बोथ, कि पंजाब को हम ये बाहर के जो पार्टीज हैं इसका इन्फ्लुएंस हम यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ जी, तो ये एग्रीमेंट थी कि मुस्लिम ये जो जितनी पंजाब यूनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं मुस्लिम, वो मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली मुस्लिम लीग के। नेशनल लेवल पे कांग्रेस को कन्फ्रंट करने के लिए ये जो सोशलिस्ट आइडिया एंटी जमींदारी ट्रस्ट जो नेहरू ने पेश किया था, और इसको दो तरफ से अपोज किया गया। जब सर सिकंदर ने जिन्ना साहब के साथ मिलके ये पैक्ट किया, तो सर छोटू राम जो पार्टी के लीडर नंबर 2 थे, उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम लीग और का तो सारा जो अप्रोच है वो तो कम्युनल है, वो तो कम्युनलिज्म पे यकीन रखते हैं, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, इसमें गैर मुस्लिम तो मेंबर ही नहीं हो सकता, तो हमारा क्या बनेगा। तो सर सिकंदर ने कहा कि नहीं, पंजाब के अंदर मैंने जिन्ना साहब से बात की है, मुस्लिम लीग इंटरफेयर नहीं करेगी हमारे इस अरेंजमेंट में। अलामा इकबाल जो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में मुस्लिम लीग के पंजाब के, आई थिंक ही वाज द प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, ये एक आर्टिकल छपा है डॉक्टर इमरान अली, जिनकी मशहूर किताब है और सब हम इस्तेमाल करते हैं, कैनाल कॉलोनीज पे उनकी किताब है, बहुत ज़बरदस्त काम है। उन्होंने एक आर्टिकल छापा था इसके अंदर, जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ पाकिस्तान का जर्नल है, जिसमें उन्होंने शो किया कि जब ये पैक्ट हुआ तो इकबाल ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप ये सारे लैंडलॉर्ड्स के साथ आपने हाथ यानी अपने ये फॉर्म कर लिया फ्रंट, तो हमारे जैसे लोग वो कहाँ जाएंगे। तो डू यू नो इकबाल वॉज रिमूव्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग और नवाब ममडोट को बना दिया गया प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग का। ये अपनी रिसर्च है उनकी, डॉक्टर इमरान अली की, आप उसको भी पढ़ें जैदी साहब, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट, मिल जाएगा आपको आर्टिकल। इसी का जिक्र इकबाल में और जिन्ना में जो टेंशन है, इसका जिक्र आशिक हुसैन बटालवी ने भी अपनी किताब में किया है, आप उसको भी पढ़ें। इकबाल के आखिरी 2 साल में हल उसके अंदर है। सो ये आप जेन में रखें, ये टेंशन वहीं पैदा हो गई थी कि लैंडलॉर्ड क्लास जो थी जेंट्री पंजाब की,
वो जिन्ना साहब ने विन ओवर कर ली थी टू कन्फ्रंट द कांग्रेस एट द सेंटर, ताकि ये जिम्मेदारी जो है वाला जो उनका प्रोग्राम था इसको अबॉलिश करने का, इसको रोका जाए। और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान बनने के बाद भी जो हुए भी तो बिल्कुल बेकार से हुए। इंडिया के अंदर तो उन्होंने जिम्मेदारी अबॉलिश कर दी, प्रिंसली स्टेट जो थी फ्यूडल एनक्लेव्स उनको भी ख़त्म कर दिया और सबको सिटीजन बना दिया। इतना एडवांस इशू है वहाँ पे। विल कम टू दैट लेटर। अब हम अगली बात करते हैं जो जैदी साहब ने कहा कि ये जो 1937 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी 8 प्रोविंसेस में। आपको पता है कि 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया उन इलाकों में जहां पे बाद में पाकिस्तान बना। सिंध के अंदर जहां पे 70% मुसलमान थे, और रिजर्व ये भी बताता जाऊं कि 1909 के बाद मुसलमान जो हैं उनको वो सिर्फ मुसलमानों को वोट देते थे, मुसलमान कैंडिडेट को, सेपरेट इलेक्टेड्स। और अंग्रेज़ों ने इनको वेटेज भी दे दिया था, एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन। उस ज़माने में मुसलमानों की परसेंटेज अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो 25% बनती है, लेकिन 33% रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला भी आ चुका था। ये वैसे इट गोज़ ऑल द वे बैक टू द लखनऊ पैक्ट ऑफ जिन्ना साहब, लेकिन क्योंकि उस पर बात नहीं हुई, इतना पीछे गए नहीं, और इन्होंने ये जो पाकिस्तान कैसे बना, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, ये वो 1943 के जो वो जो 12 वॉल्यूम है उसके ऊपर बेस्ड है। जो एक्चुअल मटेरियल है कि कहाँ पाकिस्तान की डिमांड आई, क्यों आई, कैसे आई, उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो ये जो इन्होंने किताब लिखी है, ये सिर्फ हिंदू बुर्जुआजी अपने पास से लगा के बाकी सारी बातें उसी के अंदर उस डायरेक्शन में डाल दी हैं। लेकिन हकीकत क्या है, 1937 के नेहरू का जो बयान है उससे पहले अंजुमन तरक्की पसंद का ये बयान है, उसकी उसकी लाइट में जिन्ना का बयान, नेहरू का बयान था, जिसके ऊपर एम अब्दुल्ला का वो जो रेजोल्यूशन आया, बिल आया, उसको किल किया जिन्ना साहब ने, ताकि लैंडेड प्रॉपर्टी, आपको पता है कस्टमरी लॉ अप्लाई होती थी मुसलमानों में, हिंदुओं में भी होती थी, कि लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड वो सिर्फ लड़कों को मिलता था। लड़कियों को शादी के वक्त अगर कोई दहेज दे दे एनलाइटन माँ बाप तो ठीक है, दैट्स ऑल। सारी ज़मीन जो है लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। बल्कि अभी भी प्रैक्टिकली ये बहुत होता है, हालांकि इस्लामिक लॉ के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। तो कस्टमरी लॉ को सपोर्ट किया जिन्ना साहब ने, जो सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो है सिर्फ लड़कों के अंदर रहे, जो कि हमेशा लैंड ओनिंग क्लास का इंटेंशन होता है कि उनके हाथों से बाहर ना जाए। इसके बाद जो नया आइटम जैदी साहब ने पिकअप किया वो था कि देखें कांग्रेस, अच्छा ये इलेक्शन जब हो गया 1937 का, पंजाब के अंदर रिजर्व सीट्स थी शायद मुसलमानों की 84, आई थिंक सो। उसमें से सिर्फ 2 सीटें मिली थी मुसलमानों को, एक मलिक बरकत अली की लाहौर से और एक राजा गजनफर अली, उनको मिली थी। बाद में राजा गजनफर अली ने देखा कि यार मुस्लिम लीग में तो कोई है ही नहीं चांस, तो उन्होंने पंजाब यूनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, तो एक सीट रह गई मुस्लिम लीग की, मलिक बरकत अली। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जहाँ पे 95% मुसलमान थे, वहाँ पे खुदाई खिदमतगार जो सपोर्टर थे कांग्रेस के, कांग्रेस के जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको सारी सीटें मिली। एक और बात भी बता दूं, ये जो बात होती है ना लोगों की सपोर्ट ये वो, अंग्रेज़ों ने इलेक्शन का प्रोसेस तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 1935 तक सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास राइट टू वोट था सारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का।
वो लोग जिनकी खासी प्रॉपर्टी थी और वो ठीक ठाक लैंड रेव्यू देते थे, या वो एजुकेटेड थे, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री उनके पास थी। 1935 एक्ट में इसको एक्सपेंड किया गया और 10 से 11% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को राइट टू वोट दिया गया। प्रॉपर्टी की सीलिंग नीचे ले आए जिससे ये एक्सपेंड हो गया, लेकिन फिर भी इतनी प्रॉपर्टी हो कि आप एक लेवल का वो क्या कहते हैं रेवेन्यू पे करें और प्रॉपर्टी होल्ड करते हो तो आपके पास राइट टू वोट है। और ग्रेजुएशन के बजाय मैट्रिक इन्होंने कर दिया, जिसकी बुनियाद पे फिर उस जमाने में 300 मिलियन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी, 35 मिलियन को राइट टू वोट मिला, विच कम्स टू 28.7% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। बाकियों को आप छोड़ दें, अडल्ट पॉपुलेशन में औरतें भी इंक्लूडेड थी, लेकिन उनके पास बस गिनती के कहीं कहीं प्रॉपर्टी थी। सो इट वाज ऑल मेल प्रॉपर्टी ओनर्स। जाहिर है मैट्रिक भी उन्होंने ज़्यादातर किया हुआ था। कौन थी उस ज़माने में मुसलमान औरत जो स्कूल जाती थी और मैट्रिक पास किया था? वो भी गिनती की थी। देयर वर सम, दैट्स ऑल। तो ये जो है इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, बंगाल के अंदर महल 114 थी रिजर्व सीट, 40 सिर्फ मिली थी मुस्लिम लीग को। बाकी ये प्रजा कृषक पार्टी जो है वो ले गई थी काजी फजलुल हक की, शेर बंगाल जिनको कहा जाता है। हाँ जी। और उस हुआ ये था कि यहाँ पे तो अलायंस हो गया था पंजाब के अंदर, वहां पे ये अलायंस इस तरह नहीं बन सका। नहीं, अब आगे चलते हैं। कांग्रेस ने कभी मजहब की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं जीता, कि लड़ा नहीं। उनकी जो सीट्स उन्होंने compete की वो जनरल सीट्स थी। उनके मुस्लिम कैंडिडेट भी थे जो जीते अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और जगह पे भी चंद उनमें से जीते। लेकिन ज़्यादा मुसलमानों का वोट रीजनल पार्टीज को मिला उन इलाकों में जहाँ पे बाद में पाकिस्तान बना। हाँ, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर थी। तो एक चीज़ जो मैं जैदी साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी मैं मदद कर देता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस का कौन सा ब्लंडर है। यूपी में एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट थी मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की। यू सी 1937 के इलेक्शन के मैनिफेस्टोज में कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का जो था ना अप्रोच, वो तकरीबन एक जैसी थी। फ़र्क ये था कि कांग्रेस ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जिक्र किया था और उन्होंने ऑल इंडिया के लोगों की बात की थी, जबकि मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में सिर्फ मुसलमानों का जिक्र था। ऑब्वियसली बिकॉज इट वॉज अ कम्युनल पार्टी, जिसके ऊपर सर छोटू राम ने रिएक्ट किया था पंजाब यूनिस्ट पार्टी में कि हमारा क्या बनेगा आप ये जो कर रहे हैं। एनी हाउ, अब जब इलेक्शन हो गया तो वेरी इंटरेस्टिंग, कांग्रेस सबसे पहले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप मेरी पढ़े ये जिना अली किताब कि हम अंग्रेज़ों के सिस्टम में क्यों काम करें। फिर डिस्कशन हुई कि नहीं, हम एक इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन जब लड़ा तो उनकी 8 प्रोविंसेस में हुकूमत बनी, 8 प्रोविंसेस में हुकूमत बनी। मुस्लिम लीग का मैंने कहा है बिल्कुल, इट वॉज राउटेड कंप्लीटली। अब अगली बात कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम, ये देखें के अजीज की किताब है द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, इतनी मोटी किताब है मेरे पास, जिसमें ये सारी स्पीचेस, ये सारा डेटा, ये सारी डिस्कशन आपको मिल जाती है जो मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ है। पीरपुर रिपोर्ट, जी शरीफ रिपोर्ट, जिसमें
मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की हुकूमतों पे जो इल्ज़ाम लगाए, वो सारा जो मटेरियल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ जी, 2 साल ये हुकूमत उनकी रही, जिसमें एक्चुअली कांग्रेस ने के मिनिस्ट्रीज ने क्या किया था। उन्होंने देखा कि पंजाब के अंदर सर छोटू राम ने एक बिल पेश किया था, और वो बिल ये था कि जो पंजाब के किसान हैं या ये एग्रीकल्चर कास्ट्स हैं, उनके ऊपर हिंदू मनी लैंडर्स का बहुत, वो क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बढ़ता जाता है वो है। तो उसको उन्होंने कहा था कि हमको इसे ख़त्म करना चाहिए, सिर्फ जो सिंपल लोन है वो रहेगी, पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना है वो कैंसिल हो जाएगा। वो बिल पंजाब असेंबली में पास भी हो गया था। यानी आप कहते हैं यूनिस्ट पार्टीज जो है वो ये थी वो थी, उन्होंने किसानों को रिलीफ दिलाने के लिए ये बिल भी पास किया था। लेकिन पंजाब के जो गवर्नर थे एमरसन, उसने डिले किया और 38 में जाके एक असेंट भी दिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ पंजाब के अंदर। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने ये जो किसानों के ऊपर ये थी डेट्स थी, वो उसको उनको रिलीफ दिया। हजारों लोग जेलों में थे, ये एंटी कलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट ये एक्टिविटीज़ की वजह से, पीसफुली ऑफ कोर्स उनको रिलीज किया। और कांग्रेस की जो अंग्रेज गवर्नर थे वो इससे बड़ा नाराज थे। ये भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम यूनियन जैक को टॉप पे नहीं रखेंगे, हम ये जो कांग्रेस का झंडा है ये वहां पे रखेंगे एट द टॉप। लेकिन क्या जब ये हुकूमतें बन गई तो क्या उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया? क्या इसमें कोई सच है? लेट मी रीड आउट कि ये जो गवर्नर थे अंग्रेज उन प्रोविंसेस में वो क्या कहते हैं। गवर्नर हेग ऑफ द यूपी रोड टू लिनलिथगो, वाइस रॉय उस जमाने में लॉर्ड लिनलिथगो थे, उनको लिखा दैट द मुस्लिम लीग वॉज इंडल्जिंग इन डिलिबरेट falsity to a degree which even the maneuvers of politics can hardly excuse। कि मुस्लिम लीग इस हद तक झूठ बोल रही है कि सियासत में जो ये आगे पीछे किया जाता है उससे भी ये आगे हद से बढ़ गए हैं, इतना झूठ है। सर मॉरिस हेलेट, गवर्नर ऑफ बिहार, sent a similar opinion. He informed Linlithgow, speaking from my experience of Bihar and the United Provinces, I cannot see any orders passed by government have been really detrimental to Muslim interest। कि बिहार के अंदर और यूपी के अंदर मैंने कोई ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट का नहीं देखा जो मुस्लिम इंटरेस्ट के खिलाफ जाता हो। और ये वो गवर्नर्स हैं जो कांग्रेस के खिलाफ थे, क्योंकि वो डिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। सर फ्रांसिस वाइली, गवर्नर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, also did not find any substance in the complaints the Muslim League was using in its propaganda। तो ये जो है सीपी और बेरार जो है वो हैदराबाद स्टेट के साथ भी लगता है। हाँ जी, ये आप उस साउथ इंडिया की तरफ जाएं तो ये वहाँ पे है सेंट्रल प्रोविंसेस, वहाँ पे भी वो कहते हैं कि कोई इसका एविडेंस नहीं है। हुआ क्या था जिस पे मुस्लिम लीग ने इतना शोर मचाया था? वहाँ पे एक वारदा स्कीम बनी थी यूनिवर्सल एजुकेशन बच्चों को देने के लिए, और इस स्कीम के चेयरमैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और गुलाम सैयदैन, दो मशहूर मुस्लिम वहाँ के। गुलाम सैयदैन जो है वो एक इंटेलेक्चुअल थे, स्कॉलर थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं
वो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने। इन्होंने ये वारदा स्कीम अप्रूव की थी, जिसमें महात्मा गांधी का जो पॉइंट था कि हम सबको एजुकेशन देंगे और मदर टंग में देंगे। मदर टंग में हर बच्चे को 8 जमातों तक फ्री एजुकेशन मिलेगी। और क्योंकि लोग ज्यादातर बच्चे गरीब खानदानों से हैं, तो इनको साथ साथ लिटरेसी यानी लिखने पढ़ने के, मैथमेटिक्स के जो ये चीज़ें हैं, इनको कोई हुनर भी सिखाया जाएगा, ताकि आप गरीब अपने ख़ानदानों के लिए कोई एक्टिविटी भी कर सकें जिससे इकोनॉमी घर की जो है वो बेहतर हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये लेट मी से सर्वाइली व्हाट डू यू से कि द वारदा एजुकेशन स्कीम he wrote of a basic craft and tackle the problem of mass illiteracy in the rural areas। इसका ये था कि बच्चों को एक हुनर भी सिखाया जाए। इतने लोग गुर्बत थी उस ज़माने में हिंदुस्तान में सारे में, तो बच्चे जो हैं कोई हुनर भी सीख लें और साथ साथ लिटरेसी भी उनको आ जाए। और 8 साल तक फ्री एजुकेशन। पाकिस्तान में आज तक ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कि 28 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं आफ्टर 78 ईयर्स। और ये स्कीम जो है वो सबके लिए थी। और ये था कि मदर टंग में, इन द मदर टंग, पंजाब में पंजाबी में, बाकी ज़ुबानों में। मुस्लिम लीग ने इस पर क्या रिएक्ट किया, लेट मी पॉइंट आउट। मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन है कि जी बात की गई है मदर टंग में एजुकेशन होगी, तो मुसलमानों की तो मदर टंग उर्दू है, लिहाजा एजुकेशन उर्दू में होनी चाहिए। पंजाबी में क्यों हो, सिंधी में क्यों हो, गुजराती में क्यों हो। ये इस किस्म की पोजीशंस हैं मुस्लिम लीग के जो रेजोल्यूशंस हैं वारदा स्कीम के ख़िलाफ़, जो मैंने बताया डॉक्टर जाकिर हुसैन और गुलाम सैयद हैं, जो इन दोनों की चेयरमैनशिप में ये अप्रूव हुई थी स्कीम। और एक और बात इन्होंने की कि इसके अंदर स्कूल में सिखाया जाएगा नॉन वायलेंस, कि हमने ये जो है तशद्दुद इस्तेमाल नहीं करना। हाँ जी, तो इस्लाम तो जिहाद में यकीन रखता है। आई टेल यू, आई बेट यू माई लाइफ, ये आप किताब में पढ़ें और मेरा रेफरेंस देख लें। कोई भी गलत हो तो आई एम अवेलेबल, मैं लाहौर आ रहा हूँ और मैं सबके सामने बैठ के अपने एविडेंस आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी डाउट कर रहे हैं। तो लिनलिथगो ने क्या कहा, जो वाइसरॉय है, लिनलिथगो का बयान है कि आई विल टेल जिना दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन हिज एलिगेशंस। और ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये साइकोलॉजिकल हैं, कि दे आर इमेजिनिंग कि ये जुल्म हुआ है। हुआ तो ये था कि कांग्रेस ने हुकूमतें जो है पेजेंट्स की जो आउटस्टैंडिंग डेट्स थी उनको रिलीफ दिया, और हज़ारों जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे अंग्रेज़ों ने जो अरेस्ट किए हुए थे उनको रिलीज़ किया। मैं आज यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ये 2 इशू मैंने आज आपके सामने पेश किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप अगर मेरे साथ एग्री करते हैं तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।